फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे एथिक्स के कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक प्रदान की गई है। आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनकी लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डालें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और मीन्स से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहाँ उपलब्ध होता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है पारदर्शिता क्या है। तो पारदर्शिता से तात्पर्य शासन पद्धति में नागरिकों के उस जुड़ाव से है जहां पर उन्हें शासन के प्रत्येक कार्यों और निर्णयों को जानने की स्वतंत्रता होती है। पारदर्शिता से तात्पर्य है कि शासन पद्धति में नागरिकों का जुड़ाव इस प्रकार से किया जाए कि उन्हें शासन के प्रत्येक कार्यों और निर्णयों को जानने की स्वतंत्रता हो, तो उसे हम पारदर्शिता कहेंगे। पारदर्शिता सुशासन का प्रमुख लक्षण है। पारदर्शिता सरकार व नागरिकों के मध्य दूरी कम करने का कार्य करती है। पारदर्शिता के माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य दूरी कम होती है तथा यह सुशासन का प्रमुख लक्षण है। और किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के माध्यम से जनता सरकार के कार्यक्रमों के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। पारदर्शिता के माध्यम से जनता सरकार के कार्यक्रमों के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। पारदर्शिता सुशासन का प्रमुख लक्षण होती है। पारदर्शिता सरकार और नागरिकों के मध्य दूरी कम करने का कार्य करती है और किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण होती है। कुछ तरीके हैं जो पारदर्शिता को परिलक्षित करते हैं। तो उनमें जो पहला तरीका है वह है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके पश्चात है सिटीजन चार्टर, जो कि 1956 में आया था। इसके पश्चात है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, मीडिया की भूमिका और सतर्कता संस्थानों की स्थापना, जैसे सीबीसी, सीबीआई आदि सतर्कता संस्थानों की स्थापना से भी पारदर्शिता परिलक्षित होती है। इसमें प्रमुख एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमें पारदर्शिता परिलक्षित होती है। तो उसमें सूचना का अधिकार कानून 2005, सिटीजन चार्टर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, मीडिया की भूमिका और सतर्कता संस्थानों की स्थापना। इसके पश्चात नैतिक तर्क क्या है, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो सामान्य तार्किकता का आशय है उपलब्ध साधनों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य पर पहुंचना, जबकि नीति शास्त्र या नैतिकता का आशय मानव व्यवहार के सही और गलत से है। दोस्तों, हमारी एक मोटिवेशनल बुक भी प्रकाशित की गई है जिसका नाम है सफलता की चिंगारी। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारी बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटिवेशन से संबंधित आपको विभिन्न पोयम, कोट्स और विभिन्न सिलेक्टेड लोगों की जो भी रणनीति रही है कि वो किस प्रकार से सफल हुए या उनकी जो सफलता की कहानी है वह आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो शीघ्र आप हमारी सफलता की चिंगारी को भी पढ़ें और अपने अंदर एक स्टडी की चिंगारी को जलाएं ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। इसके पश्चात है नैतिक तर्क क्या है। तो सामान्यतः तार्किकता का आशय होता है उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य तक पहुंचना, जबकि नीति शास्त्र या नैतिकता का आशय है मानव व्यवहार के सही और गलत से। इस तरह नैतिक तर्क का अर्थ होगा मानव जीवन के लिए सही और गलत के संदर्भ में नैतिक विकल्पों का विकास करना। इस प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, खुलापन आदि, तो यह नैतिक
नैतिक तर्क के प्रमुख तत्व होते हैं। नैतिक तर्क से आशय क्या होता है? तो नैतिक तर्क से आशय नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव व्यवहार के सही और गलत होने से है। इस तरह नैतिक तर्क का अर्थ होगा कि मानव जीवन के लिए सही और गलत के संदर्भ में नैतिक विकल्पों का विकास करना, और इस प्रक्रिया में नैतिक तत्व जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन आदि यह नैतिक तर्क के प्रमुख बिंदु हो जाते हैं। इसके पश्चात है, एक लोक सेवक के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत हित को स्थापित करने वाले मूल्यों की जगह सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने वाले विकल्पों का चयन करे, और इस प्रक्रिया में नैतिक तर्क उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है अनिवार्य रूप से कि वह व्यक्तिगत हित को स्थापित करने वाले मूल्यों की जगह सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने वाले विकल्पों का चयन करे, और इस प्रक्रिया में नैतिक तर्क उसका मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक तर्क की प्रक्रिया क्या होती है? तो नैतिक तर्क की प्रक्रिया के अंतर्गत सही और गलत आचरण का निर्धारण किया जाता है। उपर्युक्त तर्कों का नैतिकता में संतुलन स्थापित किया जाता है और स्वीकार्य तर्कों या विकल्पों को अंगीकरण किया जाता है। तो नैतिक तर्क की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अंतर्गत सही और गलत आचरण का निर्धारण किया जाता है। नैतिक तर्क के अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत हित या सार्वजनिक हित को महत्व देना चाहिए, तो उसमें व्यक्तिगत हित गलत होगा और सार्वजनिक हित सही होगा। तो इस प्रकार के आचरण का निर्धारण किया जाता है। और उपर्युक्त तर्कों का नैतिकता से संतुलन स्थापित करना, तो जो भी तर्क हमारे पास मौजूद हैं उनमें कौन सा नैतिक तर्क है, कौन सा अनैतिक तर्क है। तो इस प्रकार से नैतिक तर्क हमारी नैतिक जीवन में भी मदद करते हैं। स्वीकार्य तत्वों या विकल्पों का अंगीकरण, जो भी तत्व है या विकल्प हमारे समक्ष मौजूद हैं, हमें उनका निर्धारण करना चाहिए कि इसमें से कौन से स्वीकार योग्य हैं और कौन से अस्वीकार्य हैं। इस प्रकार से आज का हमारा ये एथिक्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि मात्र 1000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। 10,000 प्रश्न कवर करने का तात्पर्य यह होता है कि आप सफलता के एकदम निकटतम पहुंचते जा रहे हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक MCQ सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने निकट पहुंचते जाएंगे। साथ ही साथ आपको अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। आपको MP पर फोकस करना चाहिए। MP के लगभग 30+ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्पोर्ट का पोर्शन भी अच्छा खासा कवर किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। एक्ट की तो अब ख़त्म हो गए, एक्ट अब 2019 की परीक्षा में नहीं है, परंतु आपको जो नए आयोग वगैरह ऐड किए गए हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्नों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ने के लिए फैक्ट वाली बुकों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। करंट अफेयर्स का पोर्शन भी अच्छा खासा कवर होता है। साथ ही साथ आप करंट को कोर से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो यह आपके लिए अधिक से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। और हमारे नोट्स के परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए हमारे मेंस के नोट्स अत्यंत लाभकारी हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा तो कभी ना कभी होगी ही, प्रारंभिक परीक्षा तो कभी ना कभी होगी ही। तो क्यों ना हम अभी से अपनी जो धार है वह तेज करते चलें और आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।